हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशुतोष और स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड कहीं न कहीं उन मुद्दों के ऊपर निर्धारित है, उन मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसके बारे में बातचीत बहुत ही प्रखर रूप से कम की जाती है। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत बड़े नामचीन हस्ताक्षर मौजूद हैं। जो बिहार से अपना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बिहार की भूमि से लेकर दिल्ली और आईआईटी रुड़की की बात करूं या वैश्विक स्तर पर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कनाडा की यूनिवर्सिटी है, वाटर यूनिवर्सिटी, वहां तक अपनी बात पहुंचाकर आए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पंकज कुमार जी का, और हमारे सेट पर आज मौजूद हैं। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज ये हमारे साथ इस वार्तालाप में जुड़ पाए और इस बातचीत की कड़ी को और आगे बढ़ाएं और ज्वलनशील मुद्दों के ऊपर बात करें। सर के बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को और बताऊं तो बहुत ही प्रखर रूप से आईआईटी के साथ जुड़कर कई सारे पिछले 1-2 दशकों से कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही बारीकी से तकनीकी स्तर पर और ज़मीन से जुड़कर भारत की जल की समस्याओं को देख रहे हैं और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी एक बार ज़ोरदार तरीके से हमारे गेस्ट का स्वागत करें और स्वागत है सर आपका हमारे सेट पर। सादर प्रणाम आशुतोष जी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके साथ पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित विषय पर पर्यावरण दिवस के दिन बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। हम चाहेंगे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है और उसे हम कैसे पहुँचाएँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। स्वागत है सर। पीके गुप्ता सर हमारे बीच बहुत ही दशकों से क्योंकि ये काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वाटर रिस्टोरेशन कैसे किया जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात हम करते हैं, हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा सर आप एक बार अपने बारे में बताएँ, कैसे आपकी यात्रा पूरी बिहार से और शुरुआती दौर से बिल्कुल जब एक परिवार का आप हिस्सा थे, वो जॉइंट फैमिली रही होगी, कितनी दिक्कतें आती हैं एक वहाँ से, क्योंकि बिहार में अक्सर हमारे पास मौके बहुत कम हमको मिलते हैं। हमको ढूँढने पड़ते हैं और मौके हमको छीनने पड़ते हैं। खासकर बिहार बैकग्राउंड से जो आते हैं, उनको थोड़ी-सी ज़्यादा तकलीफ और मेहनत उठानी पड़ती है। तो क्या-क्या आपने फेस किया अपने इस पूरे यात्रा के दौरान? और कैसे एक बिहार से एक सामान्य मिडल क्लास फैमिली से एक बच्चा उठता है और आईआईटी तक पहुँचता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है? सर एक बार हमको वो बताइए। जी, धन्यवाद। मैं बिहार में समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना के एक गाँव है सोठगामा, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। आपने सही बताया कि जब मैं अपने गाँव को देखता हूँ और वहाँ से जो मेरी यात्रा शुरू ही हुई वो 2006 से शुरू हुई। जब मैं अशोक स्मारक उच्च विद्यालय हाई स्कूल पास आउट हुआ। बनघारा में है, हमारे गाँव से 7-8 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से 10th करने के बाद उस स्कूल से मैंने फर्स्ट डिवीज़न से थे 10th किया। फिर मेरे पिताजी का और मेरा ये उस समय व्यू था कि हम पढ़ाई के लिए पटना जाएँ, जो कि सामान्य एक कहें कि हमारी धारणा होती है कि हम पटना जाएँ और पढ़ाई करें। पटना साइंस कॉलेज की आप गाथा सुने ही हुँ। होंगे। पटना साइंस कॉलेज शायद उन समय हम सबका एकमात्र लक्ष्य था। और मेरी दाखिला इंटरमीडिएट में पटना साइंस कॉलेज में नहीं हो पाया था, क्योंकि शायद कुछ मेरे मार्क्स कम थे। पर मुझे उतनी ही व्याख्यात एएन कॉलेज में दाखिला मिला हुँ। और मैंने 2 साल की पढ़ाई एएन कॉलेज से 10+2 किया मैथमेटिक्स और जूलॉजी में। और फिर मेरे पिताजी कहे कि नहीं, आपको पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना है। और उस समय मेरे मेरे उसमें भी पटना साइंस कॉलेज के प्रति बहुत ही मैं मोटिवेटेड था। और मैंने मेरी दाखिला उस समय फिर पटना साइंस कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स में हुँ, बैचलर्स हुँ। डिग्री के लिए हुआ। और वाक़ई पटना साइंस कॉलेज जाने के बाद मेरे जीवन को एक बहुत ही अच्छा दिशा मिला। पटना साइंस कॉलेज में मेरे शिक्षक बहुत ही महान व्याख्याता प्रोफ़ेसर्स रहे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत ही नर्चर किया। वो 3 साल का सफ़र का एक-एक दिन मेरे जीवन में याद रहा। वहाँ से मैंने सोचा कि मैं 2 विषय में आगे बढ़ूँगा, अपना करियर बढ़ाऊँगा। एक था एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें अब स्वर्गीय प्रोफ़ेसर प्रभा रानी थी, वो एंडोक्राइनोलॉजी बहुत शानदार पढ़ाती थी। हुँ। तो उनके एंडोक्राइनोलॉजी के पढ़ाने के तरीका से मुझे टीचर बनने का एक मेरे अंदर भाव आया।
और फिर मैं उसमें एंडोक्राइनोलॉजी के साथ-साथ मैं उस समय इकोलॉजी भी पढ़ रहा था। हुँ, सो आप उस समय की ब्यूटी देख सकते हैं कि आप एंडोक्राइनोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, जो एक मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। फिर इकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। तो मैंने इन इकोलॉजी पढ़ा, आप जानते होंगे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जी, प्रसिद्ध जी, है, जी, प्रोफ़ेसर आर के सिन्हा, वो हमारे टीचर रहे। सो मेरा झुकाव पर्यावरण की तरफ बढ़ता चला गया वहाँ से। फिर मैं उस पर्यावरण के विषय को तलाशता रहा। संजोग से भारत में उस समय पर्यावरण विज्ञान अप्लाइड साइंस में पूरे भारत में एक साथ शुरू हुई थी। उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, बिहार और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे शुरू हुई। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान से मैंने पर्यावरण विषय की पढ़ाई शुरू की और वहाँ से मैंने पर्यावरण की जो एक ज्ञान है, पर्यावरण विषय का ज्ञान है वो न लिया। पर्यावरण विषय को पढ़ते-पढ़ते मैं और इंटरेस्टेड हुआ नैरो डाउन करने के लिए अपने डोमेन को वाटर रिसोर्सेज़ में। जी। क्योंकि मैं हर रोज़ चूँकि मेरे मेरे विश्वविद्यालय को मैं देखता था कि वो किशनगढ़ में स्थित है और वहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के हम लोग उस समय से प्रयासरत थे। और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे दिख रहा था। प्रोफ़ेसर कुलपति जो थे उस समय प्रोफ़ेसर शालुंखे, उनका हर रोज़ हम लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था कि कैसे हम वाटर रिसोर्सेज़ को कैंपस में बचाएँ सो दैट कि जितने भी स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पर्याप्त जल हो। तो पर्यावरण के साथ-साथ जल में हमारा ज़्यादा हुँ, बढ़ावा हुआ। प्रोफ़ेसर वो नीरज रुचि गु वहाँ से बढ़ती चली गई जी, उसमें। प्रोफ़ेसर नीरज गुप्ता थे, उनके आर्किटेक्ट विभाग की टीम थी, वो पॉन्ड पे काम कर रहे थे, तो उन लोगों के साथ मैंने जल संसाधन पे और एक मैंने उस पे बहुत ही बढ़िया किस्म का वर्क किया। फिर मैंने सोचा कि चूँकि मेरी आर्थिक हालत उस समय तक ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुँ, हुँ। और इस विषय पे मैं 2014 और 13 और 14 में सालासर, आप जानते होंगे, राजस्थान। राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक सालासर मंदिर है। जी। तो प्रोफ़ेसर नीरज गुप्ता से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मैंने बोला, सर मुझे कहीं आप जॉब के लिए रिकमेंड कर सकते हैं क्या? हुँ, तो उन्होंने बोला एक एनजीओ है, यदि आप भगवान बालाजी में विश्वास रखते हैं तो हुँ, आप सालासर में, सालासर शहर को हुँ, कैसे सतत शहर बना जाए, जिसमें कि एक श्रद्धालु जब भगवान से दर्शन करने आए, हुँ, तो उनको कोई भी पर्यावरण के संबंध की समस्याओं को जूझना ना पड़े। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ अच्छा हो, हुँ, वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है उनका सही ट्रीटमेंट हो, वाटर रिसोर्सेज़ भी इतना एम्पल अमाउंट में उपलब्ध हो डेज़र्ट विलेज में, सो दैट कि वो अपने को स्नान करके भगवान तक पूजा करने जाएँ। तो ये हुँ, सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हो क्या? मैंने बोला ज़रूर देख सकते हैं। बोले ठीक है, आप एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हुँ, एनजीओ थी, मैं उस एनजीओ के माध्यम से सालासर पहुँच गया। पहुँच गए। और सालासर मंदिर परिसर में मैं लगभग 1 साल रहा। भगवान बालाजी के महाराज के उस मंदिर में ही मेरा भोजन भी होता था। वहाँ के जो पुजारी थे वो सभी मेरा देखभाल करते थे और उस पूरे शहर का हमने एक प्लान बनाया, जिसमें कि वेस्ट वाटर कैसे ट्रीट किया जाए, लैंडफ़िल को डिज़ाइन किया गया था हुँ, और कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हमने काम किया कि क्योंकि श्रद्धालु सुबह में आते हैं, इवनिंग में आते हैं, हुँ, तो आप देखें कि एम्पल अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉलिड जनरेट वेस्ट होता जनरेट है। करते हैं। क्योंकि हुँ, श्रद्धालु को आप अगर पानी सेवा ही भाव से अगर पानी ही पिला रहे हैं, तो प्लास्टिक के ग्लास में पिला रहे हैं। जी। तो वो श्रद्धालु के पानी पिलाने की सेवा करने के बाद वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं जा रहा था। तो हमने हुँ, वहाँ बहुत ही बढ़िया काम किया और उसका श्रेय मैं कहूँगा खुद को या उस एनजीओ को भी नहीं था, वहाँ के जो लोग थे, लोकल उनके लोग। सहयोग से हमने किया। जहाँ पे मैंने जाना कि ग्राम पंचायत के साथ मिल कर के एक भारत के प्रसिद्ध मंदिर और उनके आस-पास के क्षेत्र को, उसके पर्यावरण को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे उस मंदिर में भगवान बालाजी की सेवा करते-करते मुझे ये एक एहसास हुआ था कि मुझे अभी वाटर रिसोर्सेज़ में और ज्ञान चाहिए और मुझे और डीप आगे, डाइव करना है हाँ, इसमें। और आगे जाना चाहिए। क्योंकि मेरे मन में उस समय प्रदूषण को लेकर के बहुत सारी चिंताएँ उभर रही थी। क्योंकि मैं साफ़ तौर पे देख पा रहा था कि वहाँ का वाटर जो था उसमें फ्लोराइड थे, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा था। हुँ, इवन हम जहाँ रह रहे थे वहाँ का पानी से हम सिर्फ़ स्नान के लिए यूज़ करते थे। हम बहुत ज़्यादा पीने के योग्य नहीं करते। पीने के लिए हम मंदिर के ही जो आरओस हमारे इंस्टॉल था उससे हम यूज़ करते। तो हमारा एक उत्साह हुआ कि हम पीएचडी करेंगे और इसमें ख़ास करके हम प्रदूषण पे रिसर्च करेंगे, वाटर रिसोर्स बॉडीज़ में किस तरह से पॉल्यूशन है, उस पे रिसर्च करेंगे। जी। और भारत का सबसे विख्यात प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की हुँ, में मुझे मौका मिला पीएचडी करने का। साढ़े 4 साल की मेरी पीएचडी रही, पूरी जर्नी में मैंने
पीएचडी में प्रदूषण के बहाव पे, आप देखें वाटर बॉडीज़ में जिस तरह से पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज़ हैं, कैसे पॉल्यूशन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कैसे हम उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं जी। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्शन। हुँ, उस पे मैंने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे और एक्सपीरियंस लेना चाहिए हुँ, और मैं उसके लिए फिर भाग्यवश प्रोफेसर जोनाथन प्राइस के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च वर्क के लिए गया। तो ये मेरी पूरी जर्नी जो बिहार से 2006 में शुरू हुई, जी, वो लगभग अभी वाटरलू तक पहुँच चुकी थी। वाटरलू में भी हम जाकर के एक ग्लोबली बहुत ही कहें कि इमरजेंस प्रॉब्लम है कंटामिनेशन का, उस पे हमने वर्क कंटामिनेशन किया। का। साढ़े 3 साल के वाटरलू के काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें भारत वापस जाना चाहिए। जी, भारत मेरे मेरे ज्ञान का सीधा प्रयोग सिर्फ़ भारत में है। मुझे ऐसे अनुभव आने शुरू हो गए और मैं फिर भारत वापस आने का निर्णय लिया और भाग्यवश मुझे अगेन आईआईटी दिल्ली में कार्य करने का मौका मिला और भारत सरकार ने मुझे रामानुजन फेलोशिप से भी सहयोग किया। तो ये एक मेरा जर्नी रहा जिसमें कैसे मैं बिहार के गाँव से जी, यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं फिर से बिहार जाकर के जो बिहार की और भारत आकर के जो भारत की जो मुख्य समस्याएँ हैं, जी। उस पे वर्क करना और स्टार्ट कर चुका हूँ। सर जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस धरती से आप उठे हैं और वापस आप कार्यरत होने के लिए उसी धरती के ऊपर आपको अंदर से आवाज़ आ रही हो कि वापस चलो जी, नहीं मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वो धरती पुकार रही है, मुझे वहाँ जाकर अपनी सारी जो विशेषताएँ हैं, जो भी चीज़ों पे मैंने गहन अध्ययन किया है, मुझे वहाँ वापस से डिलीवर करना है, समाज को कुछ ना कुछ अपने तौर से वापस करके देना है। जी, सर आपकी ये पूरी जर्नी ना बहुत मोटिवेटिंग है। धन्यवाद। आपने बात की कैसे बिहार से आपने दिल्ली की बात की, फिर आपने रुड़की की बात की, फिर आप सालासर बालाजी वहाँ की आपने बात की। इसके बीच में सर क्या कहते हैं हमारा जो भारत है सर, वो एक जिज्ञासा का देश है। मतलब भारत में जिज्ञासा को हमेशा सर्वोपरि रखा गया, उसका सम्मान हुआ। भारत में जिज्ञासा का सम्मान होता है और हमारे पूर्वज भी हमेशा से हमारे ग्रंथ भी हमको इसी ओर टारगेट करते हैं कि आप चलिए यात्रा कीजिए। भारत में चार धाम राइट। यात्रा का ये यात्राएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सर ये मैं एक यात्रा ही लेकर चल रहा हूँ, आपकी जो बिहार से यात्रा शुरू हुई वाटरलू तक गई, वापस आप दिल्ली आए और दिल्ली से वापस आप बिहार की बात कर रहे हैं। तो अगर एक बार को अध्ययन को अगर मैं एक तरफ रखूँ, आपको इस यात्रा से क्या सीखने को मिला बेसिकली एज़ अ पर्सनैलिटी अगर मैं बात करूँ, वो कैसे आपकी इस यात्रा ने डेवलप करी? एक बार उसके ऊपर प्रकाश डालिए। जी, बहुत ही बढ़िया आशुतोष जी आपने बोला कि यात्राएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जी। सबसे पहले यात्राओं की सबसे बड़ी बेनिफिट जो होती है वो कि आप कनेक्ट होते हैं लोग से। जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में प्रोफेसर प्राइस के साथ सीखा, हुँ। वो जो शिक्षा थी, जो मैं भारत वापस आने की जो मुझ में कैपेबिलिटी डेवलप हुआ कि हम डिसीज़न लें, हम भारत जाएँ और वो करें। ये सारी चीज़ों ने हमें सिखाया कि क्या जेन्युइन समस्याएँ हैं, हुँ। ऑथेंटिक नॉलेज को हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। ये सबसे मुख्य शिक्षा था कि आप बात कर रहे हैं जल स्रोतों का, आप बात कर रहे हैं प्रदूषण का, हुँ। आप बात कर रहे हैं ऐसी समस्याओं का जिससे लगातार लोग जूझ रहे हैं, हर जी। रोज़ जूझ रहे हैं और आप उस पे जब बात कर रहे हैं तो आप एकदम ऑथेंटिक हैं। तभी आप सक्सेस पे जा सकते हैं, तभी आपको यह समाज एक्सेप्टेंस देगा। और ऑथेंटिक लेवल तक जाने की जो आपकी परिकल्पना है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसे इंटरनली आप कैसे बिल्ड करते हैं, उनमें आप क्या की लर्निंग्स हैं, वो मैंने इस पूरे यात्रा में सीखा। और जिसके ही कहें के फलस्वरूप आज मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर जल की जो समस्या है, उसके लिए हमें वन बिहार, वन वाटर कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। जी, भारत के अंदर जो हमें प्रदूषण की समस्या है, उसके लिए हमें तुरंत भारत में रिस्टोरेशन कल्चर की तरफ जाना जाना चाहिए। चाहिए। ये सारी इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, नॉलेज हैं या कहें कि हमारी विश्वास है, जो इस जिज्ञासा को और इस भारत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत वो ज़रूरी है। वो हमें इस यात्रा के दौरान हमें आया। आया। और इस यही कारण है कि हम चाहे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हों, हुँ। बिहार के अंदर काम कर रहे हों या कनाडा के अंदर काम कर रहे जी। हों, हम लोगों से तुरंत कनेक्ट हो पा रहे हैं। लोगों को हम डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि आप
ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और से कहीं न डिलीवर कहीं करता बिहार हूँ। से या रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से जो व्यक्ति निकल कर आता है, ग्रा उसको जुड़ने की जो जी। एक-दूसरे के साथ जुड़ाव जो जी, बना जी, लेता है, जो जी, कनेक्शन बनाता है, जी। वो सबसे अधिक होता है उसके जी, अंदर जी। पोटेंशियल इस चीज़ और का। मेरा पर्सनली रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव रहा। भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये हुँ, सिर्फ़ बालाजी का ही आशीर्वाद कहें कि मैं अपने पीएचडी के दौरान ही हिमालय के बहुत सारे विलेजेज़ में काम किया। अच्छा। पीएचडी का वो रिसर्च नहीं था, लेकिन हमने कई कंसल्टेंसीज़ वर्क के लिए हिमालयन रीजन में एक्वीफर्स को आइडेंटिफ़ाई किया। हमने राजस्थान के डेज़र्ट्स एरियाज़ में काम किया, विंध्याचल में हमने काम किया, हम कोस्टल रीजन्स में हम काम कर रहे हैं। अभी हुँ, हम पूरे यूपी के आप देखें जितने भी ग्रामीण इलाकों में पॉन्ड रिजुविनेशन का वर्क है, वो कर रहे हैं। हम भारत के दूसरे सबसे बड़े प्रदूषित क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, वो भी गाँव में। सो बहुत गाँव के साथ जुड़ने की जो हुँ, एक कहें कि एबिलिटी है, एबिलिटी वो है, काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई, हम लोगों से तुरंत कनेक्ट कर पा रहे कर हैं। पाते हैं। जी। जी। सर ये जो पूरी यात्रा आपकी पूरा वृत्तांत काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग, मोटिवेटिंग साथ में दोनों चीज़ें हैं। मैं आपसे अगर मैं ये बोलूँ कि पिछले 1 या 2 दशक की हम बात करें, आप अगर अभी से 2 दशक पहले से अगर हम देखें भारत को, हमको केदारनाथ में जो त्रासदी आई, हमने वो देखा। कैसे आए दिन हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिलते हैं, प्रकृति किस तरीके से अपना विकराल रूप दिखा रही है। अगर हम देखें बैंगलोर की स्थिति आज देखें, सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, 300 से अधिक लेक्स का शहर था वो, जो कि आज ग्राउंड वाटर तक के लिए त्रासदी है वहाँ पे। किस तरीके से भीषण वहाँ पे एक तरीके के युद्ध का माहौल है पानी के लिए। तो कहीं न कहीं 2025 तक आते-आते वहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बात तो करते हैं एक्चुअली में, अपने आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ लेकर आ गए हैं, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रखर रूप से बात करते हैं, लेकिन क्या हम उसको समझ पाए हैं? आप अगर एक अपने एक्सपर्टीज़ नज़र से अगर आप देखें, तो अगर हमने अभी भारत में अभी तुरंत 2024 में ही अगर हमने स्टेप नहीं लिया, आने वाले 1-2 सालों में हमने कोई प्रखर रूप से मुद्दे को और ऊपर नहीं किया, हमने कोई इसके लिए कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या देखते हैं आप भारत को 2050 तक या वैश्विक स्तर पर इस पूरे ग्लोब को आप किस हालत में देखते हैं 2050 तक? जी, बहुत ही माने बढ़िया आपका इस पे पकड़ है। मैं आपको थोड़ा-सा और पीछे ले चलूँगा, जब विश्व 2070-80 का दशक झेल रहा था, तो विश्व 1970 के हाँ, हाँ। 70 और 80 का दशक झेल रहा था और भारत भी उसमें आप देखें, हुँ, तो भारत का उस समय मार्केट क्लोज़ था। जी। 1991 के हुँ, बाद भारत में लिबरलाइज़ेशन और ओपन किया गया मार्केट को। उससे पहले के विश्व को देखें तो उस समय से पर्यावरण की चिंताएँ बढ़ना शुरू हो गया। तभी विश्व में अर्थ समिट्स ऑर्गेनाइज़ होना शुरू हो गए। बहुत सारी कन्वेंशन्स जो हैं वो ग्लोबल स्केल पे आना शुरू हो गया, जहाँ हेड्स ऑफ द नेशंस जाके डिस्कशन कर रहे थे। 1991 के बाद भारत की जैसे ही इकोनॉमी खुली, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ हमारे जी। यहाँ। आप देखें कि हमारे जो शिक्षण संस्थानें थी, उनकी स्थापनाएँ हुई ताकि हम भारत में अच्छे से हुँ, प्रोडक्शन कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बूम करना शुरू कर चुके थे। इंडस्ट्री 4 इंडस्ट्री 2.0 की बात करते हैं हाँ, हम, उसी कर बीच में बन हमको मिला। पिछले 10 दशक में देखें तो हमने बहुत ही अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम गए, हुँ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में गए हमने। बट इसमें सबसे बड़ी जो गलतियाँ हम करते गए, जी। जैसे एक वही होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि एक श्रद्धालु को आप जब पानी पिला रहे होते हैं, तो आपके मन में ये होता है कि हम सेवा भाव से पानी पिला रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उसका ये भी होता है कि वो प्लास्टिक का जो ग्लास है, वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में इंटर कर रहा है। तो वैसे ही हुआ कि हमने डिलीवरी तो करना शुरू किया बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ों का, जैसे हुँ, हमने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, हमने रेलवेज़ बनाए, लेकिन उसके चक्कर में हमने बहुत सारे हिमालयन इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया, जी। हमने बहुत सारे लैंडस्केप को हमने डिस्टर्ब कर लोकल दिया। इकोसिस्टम खराब कर हाँ, दिया। और उनके इम्प्लीकेशंस क्या होती है आशुतोष जी, कि इमीडिएट नहीं आते हैं, उनके हाँ, इम्प्लीकेशंस अपने समय से आते हैं। जी। जैसे कि अगर ओशन कार्बन को आज एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो उसके इम्प्लीकेशन आपको 25 साल बाद, 50 साल बाद दिखेंगे। वैसे ही अगर आप किसी क्षेत्र को आज बर्बाद कर देंगे, तो उसके इम्प्लीकेशन 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल बाद दिखेगा। तो इसके लिए भारत ने कहीं न कहीं इस पे विचार नहीं किया। हुँ, पर्यावरण के नियम हैं हमारे देश में, बहुत कठोर नियम हैं हमारे देश में। किसी को बख्शा नहीं जाए ऐसे नियम हैं। लेकिन कुछ चीज़ें को आप नियमों के साथ भी रख कर के नहीं कर पा रहे हैं। जी। जैसे मैं आप बताऊँ, आपने लैंडस्लाइड का एग्ज़ाम्पल दिया। हुँ, हमने जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हिमालयन रीजन्स में बनाए हैं, उसके साथ-साथ हमने रिस्टोरेशन का वर्क नहीं किया है।
आप हुँ। मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दें, जिसमें पैरेलल रिस्टोरेशन का भी वर्क हुआ हो। मैं जी। लास्ट वर्ष ही केदारनाथ यात्रा से आया हूँ। हुँ, आपको जान कर के आश्चर्य होगी कि जितनी हमारे केदारनाथ में श्रद्धालु जा रहे हैं और जितने हमारे पास वहाँ पे हमारी क्राउड है, हुँ। उस क्राउड से हमारे पास ना वहाँ कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ना जी। हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई है, ना हाँ, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का। हम उसी मंदाकिनी में वो पानी डाल रहे हैं। हाँ, मैं एक एक क्षेत्र विशेष पे बात नहीं करके मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज्ड वे में समझे नहीं। हुँ। जैसे अगर कोई राजस्थान की समस्या है, तो उसे राजस्थान की धरातल में, ज्योग्राफी में और राजस्थान के कंडीशन में समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस से हमने नहीं समझा। दूसरी चीज़ कि हमने रिस्टोरेशन का कल्चर नहीं डेवलप आपने हाइवेज़ बना दिए, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम उस हाईवे के साथ-साथ आपने रिस्टोरेशन प्लान नहीं किए। जी। जो भी चीज़ें हुई ऑन द पेपर्स आप देखें ज़्यादातर दिखेंगे, ग्राउंड्स रियलिटीज़ कहीं न कहीं अभी भी है और में हुँ। उसके ही कारण आपको आज इम्प्लीकेशंस दिख रहे हैं। क्योंकि किसी भी लैंडस्केप को आप छेड़ रहे हैं, किसी भी लैंडस्केप को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ की ग्राउंड वाटर क्वालिटी आप चेंज कर रहे हैं। जो आपको इमीडिएट नहीं दिखेगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन देखें 2 साल, 4 साल होता है, हुँ, लेकिन आपको इम्प्लीकेशन हो सकता है 10 साल बाद दिखे। बाद दिखेगा। अब मैं उसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपको आने वाले प्रश्नों में दूँगा जी, कई उदाहरण से जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत ने प्रगति के रास्ते पे जिस रफ़्तार से बढ़े हम विश्व गुरु बने हैं। हम विकसित भारत की तरफ मूव कर गए हैं। हुँ। हमारी इकोनॉमी हम बूस्ट कर गई है। हमारी व्यवस्थाएँ आज इतनी अच्छी हो गई है कि हम पूरे विश्व के लिए एक कहें कि माने ऐसी परिस्थिति में हाथ सँभालने वाले हो गए, जब किसी को संकट आए तो भारत वहाँ ज़रूर होता है। इस दशा में हम चले गए हैं, लेकिन भारत जी। की खुद की व्यवस्था में जो रिस्टोरेशन का कल्चर आना चाहिए था, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के जो चीज़ें होनी चाहिए था या रिसोर्स मैनेजमेंट को, उसमें कहीं न कहीं हम अभी पीछे हैं। सर वाटर कंज़र्वेशन को आपने बहुत ही नज़दीक से देखा है। उसके ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन किया है। जब हम इस दौर में हैं, जब हम मार्स पर, चाँद पर पानी खोजने की बात कर रहे हैं, इस दौर में आप भारत में या विश्व में बात करूँ और मुख्य तौर से मैं भारत की बात कर रहा हूँ, उसमें आप वाटर स्कार्सिटी को या वाटर की समस्याओं को किस लेवल तक देखते हैं? आपके नज़रों में ये किस हद तक हम जा चुके हैं और क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन में हम हैं और 1-2 सालों में हम और कहाँ तक चले जाएँगे? ग्राउंड लेवल की क्या सिचुएशन है और वाटर किस हद तक भारत में पॉल्यूटेड है? बहुत ही मैं ऐसा प्रश्न है जिसे मैं चाहता था कि आप ज़रूर पूछें। देखिए भारत आज चंद्रमा पे है। जी, भारत स्पेस में बहुत ही डीप जा रहे हैं। जी। और भारत के लोगों ने भी ये सोच लिया है कि अब हमें चंद्रमा पे ही जाना है। इसीलिए पृथ्वी को हमें हम प्रदूषित कर तहस-नहस कर देना रहे है। हैं। पृथ्वी पे प्लास्टिक्स ही प्लास्टिक्स करने हैं, पृथ्वी जी, पे जितने भी प्रकार के प्रदूषण है वो कर देने, ऐसे विचार हैं। जी, आप देखिए भारत में मैं एकदम थोड़ा-सा इसमें कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल। बोलूँगा कि भारत के अंदर ये समझ वैदिक काल से था कि अपने पर्यावरण को पूजना है, अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, जी, अपने वन्य जीवों को सम्मान करना है। हम देखें जब आप देखे होंगे गाँव में जब आप जाएँगे हमारे साँप दिख जाए या आप कोई पशु ऐसा दिख जाए तो आप प्रणाम करना पसंद जी। करते हैं, उसे मारना नहीं पसंद करते। हुँ, आप पेड़ों की पूजा करना पसंद करते हैं। हुँ। लेकिन अभी का जो समय है, जिस समय में हम सब कुछ डिजिटल मोड में तो चाहते हैं, जैसे अगर आपको पेड़ देखने का मन करे तो आप चाहेंगे कि डिजिटल में हमें पेड़ दिख जाए या वर्चुअल मोड में पेड़ दिख जाए। लेकिन ग्राउंड कंडीशंस बहुत बुरा है। भारत के तालाबों की स्थिति, जल हुँ, स्रोतों में अगर हम कहें गाँव की निर्भरता तालाबों पे होती है, तो भारत में तालाबों की स्थिति आप देखें दयनीय है। तभी अमृत सरोवर परियोजना जैसे परियोजना लाया गया है। जी, भारत में नदियों का स्थिति पूरे विश्व में जग ज़ाहिर है। भारत में ग्राउंड वाटर भारत सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन वर्ल्ड में ग्राउंड वाटर 300 क्यूबिक किलोमीटर हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेली एन ईयरली हाँ, सॉरी और आप देखें कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें आज के डेट में प्रदूषित क्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ है। क्योंकि हमारे गैंगेटिक रीजन्स जो हैं ऑलमोस्ट आर्सेनिक के चपेट में आ चुके हैं। हुँ, फ्लोराइड ऑलरेडी कई दशक से हमारे लिए समस्या बन रही है। जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे बने हैं उसके आस-पास आप देख लें, आप देखेंगे कि हेवी मेटल्स की बहुत ही भयानक प्रदूषण है। आप हिमालयन के जितने स्प्रिंग्स हैं आपके, वो सूख रहे हैं, तो दोहरा प्रॉब्लम है। एक तो अपने जल स्रोत सूख रहे हैं जी, और जो बचे हुए हैं उसमें प्रदूषण का बहुत ही बड़ा चपेट है। चपेट है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो प्लास्टिक्स में खो गए हैं।
अब वो हुँ। या तो पार्किंग ग्राउंड बन गया है या आप कहें मेला ग्राउंड बन गया है। सर सरस्वती नदी की हम बात करते हैं इसी बीच में, विलुप्त हो गई है, आज हमारे बीच नहीं है, जी, हम कहीं नहीं देखते हैं वो उसे। तो आप कह सकते हैं कि बहुत समय के साथ हुआ है। आप जी। सामान्य किसी गाँव में जाएँ जो मछली पालन करने का जीवन का एक स्रोत था, वो अब खत्म हो गया है। जो हमारे जल स्रोतों से फूल आते थे वो क आपने कभी नहीं सुना होगा कि अब हमारे किसी भी टेम्पल में आपके नियर बाय से फूल आकर के आप वो हुँ, भगवान को आज चढ़ाते हैं। हुँ। अब केरला में फूल उत्पादन हो, दिल्ली में मिल रहा है ये सत्य है। जी, लेकिन कि दिल्ली में उत्पादन करके भगवान को चढ़ा रहे हो ये संभव संभव अब नहीं है। नहीं है। जी, आप जल स्रोतों को देखें, आप जितने भी कुंड थे, बड़े कुंड रहे हमारे, वो धीरे-धीरे कुंड की भी स्थिति खराब हो गई है। तो जल स्रोतों में प्रदूषण की भी एक समस्या रहा और साथ-साथ उनके विलुप्त होने की भी एक समस्या रहा। सबसे जी, बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप स्प्रिंग देख लीजिए, लगभग हिमालय में आप 200 किलोमीटर अंदर जाएँगे तब आप स्प्रिंग आप देख पाएँगे। जी। अब दो शुरू शुरू के 200 के आप हरिद्वार से और या ऋषिकेश से आप ड्राइव करें, लगभग 150-200 किलोमीटर तक आपको स्प्रिंग सर रेयरली ये दिखेगा। हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, जियोथर्मल पावर एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम या वाटर स्प्रिंग्स की बात कर रहे वाटर हैं? स्प्रिंग्स की बात कर जी। रहे हैं। हुँ, बेसिकली आप जितने भी हिमालयन इकोलॉजी देखें, वो हुँ। स्प्रिंग्स पे डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट है, बिल्कुल। आप देखें कि जितनी लाइवलीहुड है, वो हुँ, रूरल एरियाज़ में स्प्रिंग्स पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। लगभग 200 किलोमीटर तक आप स्प्रिंग्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी पहुँच वहाँ तक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ न कुछ तो डिस्टर्ब किया है। सर आज हम दिल्ली में बैठे हैं जो भारत का केंद्र है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 भी हिट कर गया है और मुझे लग रहा है अगर अगर हमारे पास कुछ ऐसे मीटर्स होते जो 4 डिजिट में मेजर कर रहे होते तो ये 1600 1800 इवन 9999 तक पहुंच जाता। सर इसके पीछे मेजर मैं रीजंस क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है सर बेसिकली? मैं 2-3 चीज़ों आपको आपके व्यूअर्स के लिए हाइलाइट करूँगा कि दिल्ली में प्रदूषण है, वाक़ई एकदम एक्सेप्टेबल है। चूँकि देखें कई चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। एयर पॉल्यूशन के कई सोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि व्हीकल्स है, कंस्ट्रक्शंस हैं, हम्म। अभी कुछ रेज़िडुअल्स के भी केसेज़ सामने आए हैं। तो ये सारे सोर्सेज़ होते हैं। जी। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज़ हैं, ह्यूमन जो हम्म। हम ऐड कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ ऐड कर रहे हैं और डस्ट ऐड कर रहे हैं, वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं। वाटर है वेपर भी एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है। ओके। लेकिन यहाँ अब पॉल्यूशन की मीटर्स बढ़ रहे हैं, तो आप हम स बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। जी। तो आप इसके पीछे की मार्केटिंग को भी समझिए। हम्म। जानबूझ के भी कभी-कभी आपको प्रदूषण को दिखाया जाएगा, जी। ताकि आप पॉल्यूशन से बचने की चीज़ों पर भी ध्यान दें। हम्म। और जब भी आप प्रदूषण से बचने की चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो एक मार्केट खुलेगा। हम्म। सो पॉल्यूशन है, लेकिन आप उसे कम्युनिटी लेवल पे जाकर के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जाकर के मैनेज कर सकते हैं। हमें सामुदायिक प्रयास नहीं है। हम हम्म। चाह रहे हैं कि सेंसर से ठीक करें। हम जी। चाह रहे हैं कि बड़े-बड़े इक्विपमेंट से ठीक करें। हम्म। तो वो मार्केटिंग में हम फँस रहे जी। हैं। सर ये जितना भी हम पॉल्यूशन देख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर की पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, लैंडफिल्स हैं हमारे पास इतने सारे, उनमें आए दिन हमारे पास इतने हेवी टन्स ऑफ टन्स कचड़े जा रहे हैं और वहाँ से निकल कर हम रोडों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके भी कुछ दुष्परिणाम हैं। मैं चाहूँगा इन सारे मुद्दों के ऊपर सर एक सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करें क्योंकि मुद्दों के ऊपर प्रश्न उठाते बहुत लोग हैं, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर बहुत बातचीत बहुत बेहद रूप से बहुत कम है, प्रखर जी, रूप से। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करें यदि तो क्या-क्या हमारे पास उपाय हैं इन जी। सब को कंट्रोल करने के? मैं इसीलिए भारत में हूँ, सॉल्यूशन जी। के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपने ज़ाहिर किया अपनी इच्छा। सॉल्यूशंस हमारे पास मल्टीपल्स हैं। जी। और मैं किसी भी एक सॉल्यूशन के फ़ेवर में नहीं हूँ। आप उस लैंडस्केप को स्टडी करें, हुँ, उस लैंडस्केप की क्या इकोलॉजी है, क्या उसकी हाइड्रोलॉजी है, उसकी हुँ, बायोजियोकेमिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ एक कहें कि साइंटिफिक डोमेन है जिसको आप अध्ययन करना है और बेस्ड ऑन उनकी कंडीशंस पे आप उनके लिए सॉल्यूशन प्रपोज़ कर सकते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ ग्राउंड वाटर को। जी, आप देखेंगे कि अभी रिवर्स बोरिंग बहुत हो रहे हैं। अब इसके लिए रिवर्स बोरिंग के लिए कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला हुँ, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमारी अगर कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा हो, जो कि ऐसे लोगों को पकड़े। क्यों इंडस्ट्री क्या कर रही है कि ये सारा कचरा को घोल करके ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट कर रही है। हुँ, इसीलिए मैं भारत में कहता हूँ कि आप रिचार्ज करने जा रहे हैं, तो आप बहुत सतर्क रहें। भारत का हुँ, ग्राउंड वाटर और भारत का जो सरफेस में कचरा है, उसके कारण भारत में आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। हुँ। और रिचार्ज अगर आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत सारी अच्छी आप फ़ोटोज़ सीएसआर जितने सीएसआर भी की हैं, दिखते हैं एक्टिविटी सीएसआर के उसकी? आप फ़ोटोज़ देखते हाँ, होंगे। हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री क्या करेगी, आपको दिखाएगी कि सीएसआर में हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो पॉल्यूटेंट को भी पुल कर रहे हैं, जो आप जी। कल पिएँगे और बीमार होंगे और फिर हुँ। एम्स जाएँगे। और जिसकी सो वज़ह से जो फ्रेश वाटर है वो भी वो भी पॉल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट हो रहा है हाँ, उधर। तो ये बहुत रिस्की अफ़ेयर है जी। हुँ।
आप देखें कि रिचार्ज आप तो कर रहे हैं, हुँ, आप हुँ। एक तरफ खुशी दिखा रहे हैं, आप उस मैनेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादातर भारत में केंद्रित बातें होती है, डिसेंट्रलाइज़्ड बातें हुँ, नहीं होती है। अब जो गाँव राजस्थान में है, उसकी टेम्परेचर कंडीशन अलग है, वहाँ पे वो माइक्रोब्स नहीं काम करेंगे अगर आप उसे ग्राउंड वाटर रेमेडिएशन में यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप केरला में यूज़ करेंगे या कर्नाटका में यूज़ करेंगे। आप यूरेनियम की समस्या आप देखें बेंगलुरु में, बेंगलुरु के आस-पास आ रही है, जी। पंजाब में है। हुँ, पंजाब में यूरेनियम की समस्या और बेंगलुरु में यूरेनियम की समस्या अलग है। एक इंडस्ट्री पूरी इफ्लुएंट को ग्राउंड वाटर में डाल देती है, उसकी एक प्लूम बन जाती है। ओके। उसकी समझ होना और फिर उस पे ट्रीटमेंट करना, ये समस्या का समाधान है जी। हुँ, अक्सर क्या होती है कि हम देखें, चाहे सरकार में लोग जो बैठे होते हैं या जो सामान्य व्यक्ति का होती है, वो समस्या हो गया, आप समाधान लेके आइए और फिर वहाँ पे आप हुँ। सारी कुछ बेच देते हैं, आपकी जेब खाली हो जी। जाती है। सर इन सारे समाधानों को एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है? क्योंकि हम साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को अगर कोई भारत का एक सामान्य गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति भी देखे, उस तक भी ये बात पहुँच जाए कि मुझे अपनी तरफ से क्या सावधानी बरतनी है और एक रूरल एरिया में कोई अर्बन एरिया में भी कोई अगर बैठा है बंदा अगर यूट्यूब पे इसको देख रहा है, तो उसके दिमाग में भी ये चीज़ें आए कि हाँ, मुझे अपने स्तर पर ये काम करना है। तो एकदम क्लियर वे में कि नीचे तक लो स्ट्रीम तक पूरा एकदम आपको ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ हर जगह तक ये बात पहुँच जाए, सॉल्यूशन की बात हो, एकदम इसको सिर्फ सिम्प्लीफाई करके मुझे सॉल्यूशंस के बारे में हम सभी को बताइए जी, एक बार? देखिए इसमें मैं 3 चीज़ों पे बात करूँगा। जी। पहला है सोर्स, हुँ, दूसरा है पाथवेज़ ओके। और तीसरा है उसका सॉल्यूशन। हुँ, देखिए, प्रदूषण के सोर्स जैसे ही आपको दिखे, एक सामान्य व्यक्ति को जैसे मैं हूँ, मुझे हुँ, दिख रहा है इस फैक्ट्री के कारण अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन कोई प्रदूषण है या कोई कंटामिनेशन आ रहा है, तो आप तुरंत ही उसे रिपोर्ट करें। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करने से हिचकते हैं, हुँ, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है मैं गंदा पानी पी लूँगा लेकिन मैं इसी फैक्ट्री में काम करके अपना जीवन को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि वो धन कमाने के एक संसाधन हो जाते हैं। हुँ, तो वो मानव में माने वो हमारे कम्युनिटी में बिहेवियर्स लाने पड़ेंगे जिसमें कि कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करे, रिसोर्सेज़ को अगर डिप्लीटेड होते हुए देखे तो बताए। आप देखिए दूसरा है पाथवेज, जो एजेंसीज़ हैं, इन्वॉल्व एजेंसीज़ हैं, ख़ास करके भारत में दुर्भाग्यवश जो भी एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, हुँ, उनका ज़्यादा इस पे हुँ, हुँ, एक्सपर्टाइज़ नहीं है। लेकिन जितना है चलें उससे ही एट लीस्ट आप उसे एक्सप्लोर करें जी। कि आखिर पॉल्यूशन क्यों है? कहाँ से हुँ, सोर्सेज़ हैं? किस डायरेक्शंस में इसका मूवमेंट है? हुँ, हुँ, और उसके बाद उसकी जो लोकल रिसोर्सेज़ हैं, उससे कैसे उसे ट्रीट किया जाए? जी। यदि अगर कोई प्रदूषण मान लीजिए कि आप बिहार में हैं या आसाम में हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे वैसे संसाधन भी उपलब्ध होते हैं जिससे उस हुँ, प्रदूषण को ठीक किया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं अभी कानपुर देहात के रनिया और खानचांदपुर गाँव में वर्क कर रहा हूँ। जी। आप अगर उस गाँव में जाएँगे क्रोमियम की समस्या है, हुँ, लेकिन वहाँ साथ-साथ में ऐसे वेजिटेशंस उपलब्ध हैं जो क्रोमियम को ट्रीट कर देंगे। तो ओके। हमने उसे समझा, उसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। जी। ज़्यादातर लोग ना उसे रिपोर्ट करते हैं, जिन लोगों की दायित्व है, वो उस दायित्व को निर्वाह नहीं करते हैं और यही कारण है, आप जितने भी भारत में रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप एक हुँ, सामान्य तौर पे लेते हैं। पॉलिसी मेकर जितने आपने रोड हमारे का हैं। एग्ज़ाम्पल लिया, जी। जग ज़ाहिर है कि आप अगर प्रदूषक को रोड में डालेंगे, जैसे ही वो रोड हाइड्रोलॉजी के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो आपको स्पिल करेगा और ग्राउंड वाटर में जाएगा। हुँ, लेकिन आप देखें कि बड़े गर्व के साथ भारत में बात होती है कि हम सारे कचरा को रोड में इंक्लूड कर लेंगे। हुँ, और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप पॉडकास्ट का आज दिनांक नोट कर लीजिए और आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि भारत के जिस-जिस गाँव से वो रोड गुज़रेगी, जिस-जिस शहर से वो रोड गुज़रेगी, वहाँ का ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा आने वाले 4-5 साल में। हुँ, क्योंकि सॉइल की एक जी, मोटी लेयर है, लेयर है। उसको वो पोल्यूटेंट इन्फिल्ट्रेट करके नीचे जाएगा तब तो आपके हैंड पंप में आएगा, क्योंकि हैंड जी। पंप में तो आप 200 300 फीट नीचे से तुरंत पानी वो पंप कर ले रहे यही हैं। चीज़ हमने शुरुआत में बात की कि ये टाइम लेता है। इट टेक्स अ यस, स्पैन यस, इयर्स ऑफ स्पैन टू कम ओवर एंड यस, शो इट्स यस, इफेक्ट। यस। इसे अभी डिफेंड किया जा सकता है कि हुँ, कचरा का रोड में हमने प्रयोग डाल करना दिया। अच्छा है, लेकिन 10 साल बाद इसको लेकर के लोग चिंतित होंगे। जब वैसे ही जैसे प्लास्टिक को लेकर के आज चिंतित हुँ, हैं। जी। जी। तो सर लैंडफ़िल्स की भी एक बार हम बात करेंगे सर। लैंडफ़िल्स की भी आशुतोष जी सेम समस्या है, जितने भी लैंडफ़िल्स हैं, उसमें आप देखें ज़्यादातर काम सरफ़ेस को कवर करने में होता है, हुँ, गैसेज़ को रिकवर करने में होता है। ग्राउंड वाटर के पर्सपेक्टिव में या सॉइल के पर्सपेक्टिव में कोई बातचीत नहीं होती है और जी। यही कारण है कि उसपे कोई सॉल्यूशंस नहीं इनपुट हो पाया है। सर भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कहाँ का पानी है? मैं कहूँगा तो आप मेरे गाँव आ जाएँ। वहाँ 75 माने लगभग 75 एमजी पर लीटर क्रोमियम है।
जिस गाँव में मैं वर्क कर रहा हूँ हुँ, रैनिया खानचांदपुर वहाँ आ जाएँ। ऐसे एक क्षेत्र विशेष नहीं है। हुँ, आप आर्सेनिक प्रदूषित क्षेत्र बंगाल में है। बिहार में है। आप देखें क्रोमियम कंटामिनेटेड एरिया का जो एक हब है, वो सारा कानपुर में है। वैसे जी, ही आप फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के जितने भी फैक्ट्रियाँ हिमालयज़ में हैं, उनके आस-पास के गाँवों को आप एक्सप्लोर कर लें। हुँ, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप देखें जी, उसको, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना कि ये गाँव बहुत प्रदूषित है, ये गाँव कम प्रदूषित, ये उचित नहीं है जी। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये अपने एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा प्रदूषण है, तो वो सारे गाँव प्रदूषित हैं। जी। और उस हर एक गाँव के लिए आप मौलिक अधिकार के रूप में शुद्ध पानी का प्रोडक्शन करना आपका दायित्व है। हुँ। ये हमारा दायित्व है क्योंकि हम वी आर द वी स्टेट आर द और ये सिटीज़न्स, हाँ, है ना? स्टेट है हम लोग। बिल्कुल। सर आपने इन सारे मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप गए और आपने आवाज़ भी बुलंद की और आपने इसके बारे में अध्ययन किया। सर ऐसा क्यों है कि मैं बात करता हूँ थेम्स नदी की, वो इतनी साफ़ दिखती है और मैं बात करता हूँ भारत में गंगा या यमुना जो कि हमारे आध्यात्मिक सोर्स के रूप में भी बहुत बड़ा एक वैल्यू ऐड करती है हमारे समाज में। तो क्या सर यहाँ पे पॉलिसी का कोई डिफेक्ट है? या हम भारत क्या पॉलिसीज़ नहीं बना रहा है? या वो पॉलिसीज़ बन रही है तो क्या ग्राउंड में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है? ये सर गैप कहाँ पे आ रहा है? गैप इच्छा में है, इच्छा शक्ति नहीं है। मैं सीधे-सीधा बात कहूँ कि इच्छा शक्ति नहीं है। ओके। आज जैसे एक कहावत है हुँ, कि 100 लोगों में 99 लोग डॉक्टर होते हैं। एक जो डॉक्टर नहीं होता है वो रियल में डॉक्टर होता है। वैसे ही हाँ, है गंगा को समझने वाले आज लोग नहीं हैं, लेकिन हर कोई गंगा को समझ रहा है। आप जितने लोग गंगा के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं नमामि गंगे बीच आप में कोई भी योजना ले लें, हुँ, योजना स्पेसिफिक बातें नहीं हैं, ये ठीक। बात है उस इच्छा शक्ति की। हुँ। उस इच्छा शक्ति को एक बिज़नेस के तौर पे देखते हैं, ना कि गंगा को अध्यात्म से जोड़ करके देखते हैं। उनका कोई लेना-देना गंगा को अगर नदियों को हाँ, अध्यात्म से ना भी जोड़ा जाए, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए फ्रेश वाटर का एक सोर्स है, ग्लेशियर से हमारे पास वो साफ पानी आ रहा है और उसको हम नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर पे इतना निर्धारित हैं, हमने नदियों को क्यों नहीं इतना साफ रखा? और क्योंकि हमको पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही हाँ, है इसके क्योंकि लिए? इसके लिए मानव का नेचर भी ज़िम्मेदार है। आप देखें कि मेरा ये भावना होता है, सामान्य भावना आप जनमानस का हुँ, देखें ये होता है कि ये मेरे बैकयार्ड की समस्या नहीं है। जी, इ तो हमारे हमारे कचरे जितने हैं, हमारे जितने पॉल्यूटेंट हैं आप उन्हें डिस्पोज़ करें। आप गंगा बेसिन के अंदर जितने भी क्रोमियम को रिलीज़ करने वाले इंडस्ट्री हैं, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि वो हुँ, डिस्पोज़ करते हैं, आप जानते हैं। यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट दैट कि आप हुँ, वो डिस्पोज़ल आखिर इतनी इफ्लुएंट जा कहाँ रही है? कहाँ जा रहा है? जी, आपके आपके गंगा को समझने की परिकल्पना इतने दिनों में पूरी क्यों नहीं हुई? हुँ, मैं आपको बताऊँ बहुत ही कठोर शब्द है बट ये सत्य है कि आज हमारे पास गंगा का पूरी एक्वीफर सहित कोई मैप नहीं अवेलेबल है। आप पूरे गंगा बेसिन का कोई एक्वीफर्स के साथ मैप नहीं आप सर क्या दिखा ये सकते। इसलिए नहीं है कि जो रिवर्स चलती है हमारी जिस सिनुसोइडल वेव्स बनाते हुए वो अगर चलती हैं, तो वो अपना पाथ चेंज करती हैं जी नहीं, बार-बार, जी ऐसा नहीं। नहीं है? मानव अपना पाथ चेंज कर ले मानव रहा है। पाथ चेंज कर रहा है। क्योंकि मानव को जैसे ही ये दायित्व मिलता है कि आपको गंगा ठीक करना है, वो बिज़नेस ठीक करने में लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। देखिए हुँ, हुँ। मनसा की प्रॉब्लम जी, इम्पोर्टेंट है। इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति की बात है। हुँ, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये जितने अभी हमारी सरकारों ने जितने पैसे गंगा में खर्च किए उतने में तो आप एक नया गंगा बना सकते हैं। इसमें हुँ, कोई डाउट ही नहीं है। हुँ, वैसे ही ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ में है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स को क्लीन करने की बातचीत तो वो होती है। लेकिन वो उस पे रियलिटी में कोई काम करना नहीं चाहते। आप ग्राउंड में जाके काम नहीं करना चाहते। ग्राउंड हुँ। रियलिटी इज़ तो टोटली सर डिफरेंट। पॉलिसीज़ हमारे पास हैं, हुँ। उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर रहे हैं या फिर उसमें कहीं न कहीं लूप एब्सोल्यूटली होल उसमें ढूँढ रहे हैं। एब्सोल्यूटली उसमें हुँ, गैप है। गैप गैप है। असेसमेंट मैं तो कई बार कई प्लेटफ़ॉर्म पे चर्चा किया हूँ कि किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, आप एक छोटा-सा गैप असेसमेंट करा लें, कि ये हुँ, गाँव प्रदूषित है, तो क्यों प्रदूषित है? बिल्कुल। उसमें जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी क्या-क्या अभी ये तक वाई-वाई योगदान एनालिसिस रहा? बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हाँ, क्या जी। योगदान रहा? हुँ, क्यों ऐसा चीज़ें अभी तक नहीं हुई? मैं जैसे एक हुँ, उदाहरण देता हूँ, आप जाएँगे मैं बहुत सारे गाँव में जाता हूँ जो प्रदूषित गाँव हैं या पॉन्ड है, तो आप देखेंगे कि उसके रिजुविनेशन का काम अब शुरू हुआ है। जब वो इतनी हालात उसकी खराब हो चुकी है तब शुरू हुआ है, इसका मतलब इससे पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स नहीं लिए? हुँ, क्यों इतना टेक इट ईज़ी ले लिया कि वो ये तो ये गैप है। जी। अब मैं एक रिसर्चर हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं फील्ड में जाऊँ, फील्ड में जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि मैं रिसर्चर से बात करूँ। हुँ, जो ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनकी कोई मंशा नहीं होती है कि आप जाकर के थोड़ा रिसर्च भी समझ लें या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी उनकी एक अलग धारणा होती है। तो ये हुँ, सारी चीज़ों के बीच में जी। गैप है और लोग चाहते हैं सेंट्रलाइज़ चीज़ें हो।
जो नियम जो व्यवस्थाएँ यमुना के लिए बना है वो बिहार के कोसी के लिए भी बन जाए। वही व्यवस्था कावेरी वही के लिए हो। व्यवस्था कावेरी के लिए वो डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस नहीं है। जी। जो गाँव आप हरियाणा का होगा, वही हुँ। गाँव केरला का भी होगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सर। सर कहाँ चला गया तमिलनाडु में, केरला में आप वाटर स्तर देखिए कहाँ तक चला गया है, जी। बिल्कुल है नहीं वहाँ पे। और उसके लिए कई लोग इस पे ज़्यादा विचार ना करके जी। अब मैं आपको हुँ, हुँ, सॉल्यूशंस पे हुँ, बताना चाहूँगा। इसके लिए जनमानस के मन में हुँ। ये विचार आना ज़रूरी है। जी। बिल्कुल सर। आप देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आप बड़े से बड़े समस्या का समाधान कर सकते हैं। हुँ। जब तक हमें आपस में मिल कर के उस संसाधनों को संरक्षित करने का भाव दिल में ना ही जी। आएगी, तब तक हमारी इन संसाधनों की यही हालत रहेगी। हुँ। अभी एक पॉइंट रिजुविनेशंस में आप करोड़ों खर्च कर सकते हैं। हुँ, वो हुँ। काम आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ज़ीरो कॉस्ट पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल। तो तय आपको करना जी, होता है जी। कि समाज अपनी पैसा अब हम समाज सोचती है कि ये सरकार पैसा दे रही है, भारत में लेकिन ऐसे-ऐसे पैसा कई सारे उदाहरण मौजूद हैं सर, कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सरकारी फंड ना होने के बावजूद गाँव वालों के साथ मिलकर पूरी एक सड़क बहुत का सारे निर्माण कर दिया हाँ, 50 बहुत किलोमीटर सारे का जो ऐसे तो उदाहरण ऐसे हम जनमानस को इंक्लूड करके इन इंक्लूड सारी कर चीज़ों सकते के हैं। ऊपर बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उनका मेंटरशिप होगा, जी। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका हुँ। डायरेक्ट एक्शन होगा। हमको अपनी ज़िम्मेदारी वो समझनी सारी होगी। चीज़ें एक साथ होगी तो ये सारी समस्याओं का संभव है। समाधान हो जाएगा। हुँ। सर मेजरली आपने शुरुआत में बात किया आपने शुरुआत में बात की थी कि भारत कैसे सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और भारत के विश्व गुरु बनने की आपने बात की। तो सर यहाँ से एक प्रश्न मैं ज़रूर लेकर आया हूँ आपके लिए जब हम अपने नाम में अगर ना लूँ तो बेहतर है, हमने पड़ोसी मुल्कों को हम ऐसे मुँह-तोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे ऑपरेशंस आज के टाइम में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और वहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसी ट्रीटीज़ हैं हमारे भारत में उपलब्ध जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये चीज़ आप देखते हैं कि ठीक है या बर्दाश्त करनी चाहिए? ये मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ देखिए मैं मुख्य रूप से। भारत जो जिस दिशा में अभी बढ़ रहा है, जी। भारत इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत विश्वगुरु नहीं है। भारत विश्वगुरु है। जी। अतीत में था, आज भी है। क्योंकि सर हम ये और दूसरी चीज़ें हैं कि हुँ, हुँ, भारत की हुँ। जो संसाधन हैं, हुँ, हुँ। वो विश्व के लिए है। आज हुँ। भारत कहीं भी कोई आपदा हो, भारत सबसे पहले जी, ये टर्की तुर्की मैं की इस बात बात करें का अभी। बहुत ज़्यादा मने समर्थन में रहा हुँ, हूँ कि हुँ। भारत जल संसाधन के माध्यम से भी विश्व को हेल्प कर सकते हैं। विश्व के लिए कहें कि एक परिवार बन सकते हैं। कैसे सर? आप देखिए जितनी भी वाटर की समस्या आज और कंटामिनेशन की समस्या है, वो सभी कंट्रीज़ में बराबर की हो रही है। जी। अगर हमारे देश में क्रोमियम की समस्या है, तो अमेरिका में भी क्रोमियम की समस्या है। हुँ, हुँ। आप देखें यूरोप में भी क्रोमियम की आप चाइना में देखें 1300 से ज़्यादा क्रोमियम कंटामिनेटेड साइट है। हुँ, हुँ, हुँ। आप देखिए भारत जो है वो अपने जल संसाधनों को नेबर्स कंट्री को भी शेयर कर सकते हैं। जल संसाधन कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पेयजल से है। जल संसाधन का मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ इमरजेंसी सिचुएशंस में है। अब ये सारी संसाधनों से आप स्ट्रैटेजिकली डील कर सकते हैं हुँ। विश्व के साथ। जी। आप आईआईटी आप देखें आप ऐसे क्षेत्र में आज आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना कैंपस खोला है। हुँ। अबू धाबी के धरातल में आप देखें जल संसाधन को लेकर के बराबर बातचीत होती रहती जी। है। अभी फ्लड आ गया है वहाँ सलाइन वाटर को ट्रीट करके यूज़ किया जा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें हम वहाँ पे एज़ ए एक्सपर्ट भी काम करके हुँ। उन्हें बता सकते हैं। भारत के संसाधन अगर अच्छे होंगे, अगर भारत के गंगा के अगर वाटर क्वालिटी अच्छा होगा, यहाँ से जो फूड प्रोड्यूस होगा, वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में अपना जगह बनाएगा। साथ ही साथ आप देखें अभी हाल में जो कॉरिडोर बन रहा था चाइना और जो पाकिस्तान होके चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाहे उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स रहे, उनके फेल होने के मुख्य रीज़न में से एक रीज़न ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ का उस उन उन लोकेशंस पे नहीं होना भी था। हुँ। सो आप अपने ग्राउंड वाटर सिस्टम को ठीक करके ना सिर्फ अपने भारतवासियों को शुद्ध पानी तक पहुँचा सकते हैं, बल्कि आप पूरे विश्व में जल स्रोतों के लिए भी जाने जाएँगे। जैसे हुँ। आज भारत अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है, जी। वैक्सीन के लिए अभी जाने गए हैं, जी। वैसे हम जल स्रोतों के लिए अभी कोई भी ऐसा एरिया हो, जहाँ पे डिज़ास्टर आए फ्रेश वाटर रिसोर्स कैन बी अवेलेबल फ्रॉम इंडिया हुँ। तो वो हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमें सामूहिक प्रयास से हम कर जी सकते सर। हैं। अ, अब सर आखिरी में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा सर एक हाइड्रोलॉजिस्ट के नेत्र से अगर हम देख रहे हैं,
एक साइंटिस्ट के रूप में मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप ये उत्तर दें बिल्कुल उसी नज़रिए से, क्योंकि एक जनरलिस्ट बातचीत जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो तथाकथित रूप से अपने आप को पर्यावरण की ओर समर्पित कह रहे हैं जो लोग, उनसे हटकर अगर मैं बात करूँ, एक बर्ड आई व्यू की बात करूँ, सर आप एक 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 संदेश या 2 संदेश जो आप आजकल के युवाओं को देना चाहें, जो कि एफ़ॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो उनके फ़ोन पे है। वो करना चाहते हैं, ऐसे युवा भी हैं जो करना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से पेड़ लगा दो ऐसा कह के किसी संस्थानों को डोनेशन कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरी तरफ से पेड़ लग चुका है, उनको खुद जाकर पेड़ लगाना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर आपकी तरफ से एक शॉर्ट मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें, क्योंकि भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर बढ़ रहा है और कहीं न कहीं हम हैं ऑलरेडी पार कर चुके हैं हम। तो एक बहुत ही बड़ा यूथ है भारत में जो संकल्प ले तो इसको संभव कर सकता है। जी, उनके लिए सर एक मैसेज। मैं हम आप जैसे युवाओं को और ख़ास करके भारत के जनमानस को जब भी बात करता हूँ, तो मैं ये 2-3 चीज़ें को कहना पसंद करता हूँ। एक कि आप निर्णय लेने की क्षमता खुद में आप डेवलप करें कि आपके रिसोर्सेज़ के साथ कोई हनन तो नहीं हो रहा है। जी, कभी-कभी आपको दिखता है कि डेवलपमेंट के कारण या आपके निर्णय लेने के कारण उन चीज़ों ख़ास करके जल संसाधन का, मृदा का, इसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो आप खुद से निर्णय लें कि क्या हमें उर्वरक का प्रयोग करना है या फिर हमें पर्यावरण से संबंधित कृषि करना है। या फिर हमें इंडस्ट्री को लाना है तो क्या हमें रिस्टोरेशन का कल्चर लाना है। तो ये निर्णय आप लें। दूसरी चीज़ है कि आप पार्टिसिपेट करें। भारत में पार्टिसिपेशन जो आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस हैं उनकी जो एक डिग्रेडेशन है, वो पर्यावरण के जैसा ही है। आप आज गाँव में चले जाएँ, लोग आपको बहुत कम वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करके आपके रिसोर्सेज़ के लिए काम करना पसंद करेंगे। मैं आप युवाओं को यही आग्रह करता हूँ कि आप अपने रिसोर्सेज़ के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, कम्युनिटी में आप बातचीत कीजिए और कम्युनिटी में बातचीत करके फिर आप उस पर निर्णय लेने की एक कैपेबिलिटी को डेवलप कीजिए। वाटर रिसोर्सेज़ को डिसेंट्रलाइज़ वे में आप समझिए। डिसेंट्रलाइज़्ड वे में आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप राजस्थान में आपने यूट्यूब पे देखा कि राजस्थान में ये चीज़ अच्छा हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्षेत्र में अच्छा होगा। जी। तो इस चीज़ को समझिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में बहुत ही मान लीजिए पाम का पेड़ लगाया या मान लीजिए आपने कटहल का पेड़ लगाया हुँ, या विटिवर ग्रासेस लगाए, वो ज़रूरी नहीं है आपके क्षेत्र में अच्छा होगा। ये जी। आपके क्षेत्र विशेष है। तो अपने क्षेत्र को समझ के, अपने उस धरा को समझ कर के आप प्रयास कीजिए। अगर इस तरह से आप कई प्रयास करते हैं, तो हुँ, प्रदूषण की भी समस्या नहीं रहेगी और प्रदूषण के कारण होने वाले मार्केटाइज़ेशन की भी समस्या नहीं होगी। आप देखिए जितना भी आप में से बहुत सारे गाँव में आप सर्वे हुँ, करके हुँ, देख हुँ। लीजिए। आपको कहेंगे कि आप ग्राउंड वाटर की सर्वे करने आए हैं जी, या मान लीजिए कि आपके लिए हम वहाँ पे आईओटी बेस्ड बहुत सारे सेंसर बेस्ड वो मार्केटिंग हो रहा है। ओके। सेंसर्स बेचे जा रहे हैं, हुँ, आपको उसके लिए फ़िल्टर्स बेचे जा रहे हैं। आपको डराया जा रहा है कि ऐसे आपको वो किया जाएगा, आप मान लीजिए कि पानी को नहीं फ़िल्टर करके पिएँगे तो आप बीमार हो जाएँगे। ज़रूरी जी। नहीं है कि आपके लिए वो उपयोग है। आपका पानी हुँ, हो सकता है स्वच्छ है, आप खामख़ा उसमें फँस रहे हैं। जी। तो ये भी एक निर्णय लेने की क्षमता अब पर्यावरण से संबंधित आप जैसे मैं बताता हूँ, आप एयर का बातचीत किया जी। आपने। तो एयर क्वालिटी को मीडिया में या आप साधारण शब्दों में बोलें तो कुछ लोग प्रमोट भी करते हैं। हुँ, हुँ। क्यों? ताकि आप आज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगर इतना बढ़ रहा है तो पैकेट वाटर तो बिक रहा है। जी। आप ये भी तो देखें, तो ये निर्णय आप लें कि पैकेट हुँ, वाटर ही आपको गाँव में भी पीने के लिए चाहिए क्या? या आप कहीं ऐसे क्षेत्र में गए तो क्या वहाँ पे अगर कोई है हैंडपंप, तो क्या आप वहाँ का पानी पी सकते हैं क्या? वो क्या अवेलेबल है? और क्या आप दूसरे के लिए भी अवेलेबल करा सकते हैं? जी, जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक छोटा-सा होमवर्क जैसा एग्ज़ाम्पल है। जी, एक सामान्य गाँव का युवा अपने गाँव के सारे नलकूप में ये तो चिन्हित कर सकता है कि ये पीने हुँ, योग्य है और ये पीने योग्य नहीं है। जी। यदि कोई पथिक उस रास्ते से गुज़र रहा हो, तो कम से कम वो हुँ, निर्णय ले पाए कि मुझे आइडेंटिफ़ाई कर पाया हाँ, है कि मुझे जी। दुकान से खरीद के पानी पीना है या मुझे उस हैंडपंप से पानी पीना है। मुझे लग रहा है ये आइडिया ज़्यादा काम करेगा भी, क्योंकि जब लिखा होगा कि ये पेय है जल, तो आपको वो मैं बताऊँ, मैं ऐसे गाँव से रहा हूँ, ऐसे हुँ, गाँव को देखा हूँ जहाँ पे आपको पाइप्ड वाटर सप्लाई की ज़रूरत नहीं थी। वाटर एकदम शैलो था, एकदम हुँ, फ्रेश वाटर। हुँ, आप वहाँ पे ज़बरदस्ती आप पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम लाए। जी, तो ये गाँव का निर्णय लेना था जी, कि हमें इस गाँव में पाइप वाटर सप्लाई नहीं चाहिए। अगर सेंट्रलाइज़्ड स्कीम आया भी है तो नहीं चाहिए क्योंकि वी आर गुड। जी। हम सस्टेनेबिलिटी के पूरे उच्च हुँ, शिखर पे हैं।
तो ये हुँ, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अब जी, बहुत सारे देखें ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाएँगे कि आर्सेनिक की समस्या है। आप बहुत सारे क्षेत्रों में आयरन की समस्या है। तो ये समस्या का समाधान भी है जी। और उस समाधान को कैसे गाँव में लाया जाएगा, इस पे बातचीत हो सकती है। एक हुँ, युवा कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पार्टिसिपेशन आनी चाहिए। पार्टिसिपेशन के साथ-साथ मेंटरशिप होनी चाहिए। जी, मेंटरशिप के साथ-साथ एक्शन होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्शन होनी चाहिए। पॉलिटिकल पॉलिटिकल भावना भी होनी चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। आप देखिए इस बार अभी हम लोग चुनाव से निकले हैं। जी। आप एक सर्वे करके देखिए कितने लोगों ने पानी के लिए वोट किया होगा? ये लेकिन ब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले 3 से 4 लोकसभा चुनाव के बाद लोग पानी के लिए वोट करेंगे, जी, वो पॉल्यूशन के लिए वोट करेंगे। पॉल्यूशन के लिए वोट करेंगे। जी, लेकिन हाँ, मैं अभी भारत की जनता को ये कहूँगा कि आपके प्रदूषण के कारण कोई और अमीर ना हो जाए क्योंकि उसपे बिज़नेस भी हो रहा है। बिज़नेस भी है। ये भी आप ध्यान रखें। जहाँ डर है वहाँ बिज़नेस आ हाँ, जाता वो है। भी ध्यान रखें। हुँ, ये आपके बैकयार्ड की समस्या नहीं है, ये हम सब की बैकयार्ड की समस्या है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल, घर की बिल्कुल। समस्या है। इसे आप समझें और इस तरह से आप मूव ऑन करें। जी, और जब आप छोटे-छोटे स्तर पर करेंगे ना, महात्मा हुँ, गांधी जी ने जो स्वराज की परिकल्पना दी थी, उसमें आप देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की जो बिहार की धरती से ही शुरू हुई थी, उसमें ये परिकल्पना थी कि हुँ, हम गाँव की समस्या को गाँव में ही सॉल्व करें। अभी हुँ, गाँव की समस्या को कोई ठेकेदार सॉल्व कर रहा है और वो कहीं और से आ रहा है जी, और वो जब आ रहा है तो उसको सिर्फ मतलब है वाटर एक्सट्रैक्शन, पाइप्ड सप्लाई, दैट्स ऑल। हुँ, उस गाँव के ग्राउंड वाटर सिस्टम में कितनी छेड़छाड़ हो रही है उससे उसे कोई कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। क्योंकि हुँ, उनको कॉमर्स उनका उनका बिज़नेस है जी। जी, उनका पाइपलाइन सप्लाई से जा रहा है, उनके उसमें जेसीबी चल रहे हैं तो उसकी अपने कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट देख रहे हैं। बट आप जब गाँव में रह रहे हैं, तो आप जब देख रहे हैं कि आपके गाँव की पानी अच्छी है, तो आप बात कर सकते हैं। आप हुँ, देख रहे हैं कि आपके गाँव की पानी खराब है, तो आप बात कर सकते हैं। जी, जब आप ग्राम सभा में बात करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, तो समाधान भी धीरे-धीरे आएँगे। हुँ, आज क्या हो रही है कि ये युवा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करने को तैयार नहीं है। जी, अपने जनप्रतिनिधि से बात करने को जी, तैयार नहीं है। जी, और जनप्रतिनिधि या पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज़्ड एक पॉलिसी लेकर के आ हुँ, गए। जल न से नल पहुँचेगी, तो हुँ, सभी देश भारत के सभी गाँव में पहुँच रही है। जी सर। जहाँ पे बोले कि व एक्वीफर रिचार्ज करना है, तो सभी गाँव में एक्वीफर आपको मैं बताऊँ कि आप यूरेनियम से जितने भी क्षेत्र प्रभावित हैं, वहाँ पर एक्वीफर रिचार्ज करना बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप सरफेस में यूरेनियम है आपके, मिट्टी में यूरेनियम है, पंजाब जाएँ सेलेनियम का रीजन है, वहाँ पे एक्वीफर रिचार्ज करेंगे, तो आपको हुँ, ग्राउंड वाटर तो प्रदूषित ही आएगा। जी, तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज़्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ हमें मूव करना चाहिए जी, और इसमें जन जन भागीदारी की बहुत बड़ी महत्वता है। जी सर। टेक्नोलॉजी अपनी जगह सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तभी हो सकता है जब जन भागीदारी आए और हुँ, जन भागीदारी में भी युवाओं का आगे आना, बहुत ज़रूरी है। माताएँ और बहनों का आगे आना, ये बहुत ज़रूरी है। जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप दशकों से लगे हुए हैं, सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी को आपने इतने नज़दीक से देखा है। तो आईआईटी दिल्ली क्योंकि भारत के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों में से एक है और उस ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में सर आप अगर रिसर्च करें तो आपके कुछ रिसर्च के टॉपिक्स अगर आप हमसे शेयर कर पाएँ जो हमारे लिए और बेनिफिशियल होंगे, जिसके समराइज़ आप एक कर पाएँ, जो मेजर रूप से आप जिस प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहे हैं अगर? जी। मैं आईआईटी दिल्ली में मेरी टीम और आईआईटी दिल्ली को भी देखें, तो हम लोग प्रदूषित क्षेत्रों में हुँ, हुँ। कैसे प्रदूषित क्षेत्रों को समझा जाए, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए, जी। प्रदूषित क्षेत्रों में क्या प्रदूषण है, प्रदूषण की कितनी दूर तक उनकी फैलाव है, प्रदूषण हुँ। किस तरह से आगे मूव कर रही है, कितना आज का क्या कर दशा है, चुकी है? फ्यूचर में क्या दशा होगा जी, और उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे जी। हम उसे ठीक कर सकते हैं। हुँ, किसी एक टेक्नोलॉजी विशेष नहीं, पूरे इकोसिस्टम को हम रिस्टोरेशन के पथ पे कैसे ले जाएँ? हुँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ये व्यू है कि भारत में मृदा और भूजल सॉइल एंड ग्राउंड वाटर में रिस्टोरेशन को हमें कल्चर लाना है। जी। और वो उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं हुँ, और हम लोगों ने बहुत सारे साइट्स पे वर्क किया है। कोई भी एक ख़ास मेजर करके प्रोजेक्ट साइट ले लीजिए आप। मैं रनिया और खानचांदपुर का जी। एग्ज़ाम्पल आपको लेना चाहूँ, जहाँ पे मैं अपने रिसर्च वर्क के लिए
वर्क वर्क कर रहा हूँ, उसपे हुँ। क्रोमियम का प्रदूषण सॉइल और ग्राउंड वाटर सर ये में आ कहाँ पे चुका है है। रनिया ये कानपुर? कानपुर देहात जिले में हुँ। 2 गाँव हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर कानपुर में? प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के 2 गाँव हैं हुँ। और इन दोनों गाँव में रनिया में सीओपीआर क्रोमाइट और प्रोसेसिंग रेजिडुअल बोलते हैं। हुँ, हुँ। वो लगभग 70 से 19 तक वहाँ पे डंप किया गया था ओके। और वो चूँकि ओपन स्काई में था, तो जैसे ही इनकी हाइड्रोलॉजी से कनेक्ट हुई, वो स्पिल करना, उनका हुँ। लीचेट शुरू हुआ और वो ग्राउंड वाटर सिस्टम में आ गई। मिल गया। तो हम लोगों का प्रयास था सबसे कि हम कैसे समझें कि कितने दूर तक ये क्रोमियम है, हुँ, कितना फैला हुआ है और वो उसकी मूवमेंट क्या है। हुँ। उसको हमने कंप्यूट किया, उसे जी। कैरेक्टराइज़ किया, विजुअलाइज़ किया, जो हुँ, कि ग्राउंड वाटर विजुअल नहीं है, लेकिन हमने उसे विजुअलाइज़ किया और अब हम लोग उसके रेमेडिएशन पे वर्क कर रहे हैं हुँ। कि हम उसे डेमोंस्ट्रेटिव स्केल पे रेमेडिएट करके भी दिखा रहे हैं और जी। इसमें बहुत ही उन्नत किस्म के हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। हुँ, साथ ही साथ हम लोग पॉन्ड रिजुविनेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। अभी अमृत सरोवर परियोजना के जितने भी साइट्स आए हैं, उनके साइट कैरेक्टराइज़ेशन का सारा काम हम लोग देख रहे हैं। ओके। तो इस प्रकार से कहें कि हम लोग उन्नत किस्म के जो फील्ड स्केल के जो भी वर्क है, वो काफ़ी उन्नत किस्म के वर्क हम डिलीवर करते ओके। हैं। सो सर ओवरऑल रूप से मैं बोलूँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सवालों का उत्तर दिया धन्यवाद। और मुझे लग रहा है सच में हमारे दर्शकों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वैल्यू एडिशन मिलेगी इस वीडियो के थ्रू और जितने मतलब कि हमने उन मुद्दों को पकड़ा है जिसको अक्सर बाईपास करके लोग बात करते हैं आजकल के दौर में और एक हाइड्रोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट एक इंजीनियर के नज़रों से अगर आप देखेंगे इस सारी चीज़ों को तो आपको बहुत टेक्निकलिटीज़ में जाकर आपको उसके उत्तर मिलेंगे और भारत में हमने दशा देखी किस तरीके से पॉल्यूशन ने पॉल्यूशन हिट कर रहा है हमको हमको बाहरी रूप से तो डैमेज कर ही रहा है अंदरूनी रूप से भी हम तक काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है कैसे हमने ग्राउंड वाटर डिप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं हम उसके कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं फिर हम उसके ऊपर सॉल्यूशंस की भी बात कर रहे हैं और सर बहुत अच्छे रूप से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में हमको डेफिनेटली सर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। और बहुत ही ये नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिजुविनेट करें, उनके ओर ध्यान दें और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। ये सिर्फ़ सरकार की या एक किसी उस क्षेत्र के एक अधिकारी, पदाधिकारी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो सामान्य करें या दोबारा से उनको अपने जो जैसे पहले थे उसी स्तर पर लेकर आएँ। ये आपकी और मेरी दोनों की ज़िम्मेदारी है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें और एक कोलैबोरेटिव मैनर में हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, कम्युनिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करें। सो विद दिस वर्ड्स थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन थैंक दिस यू। लेकिन मैं पॉडकास्ट। आपको एक करेक्ट करूँगा, जी, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, उस अधिकारी का भी दायित्व है। जी, उस क्षेत्र से चुने गए जनप्रतिनिधित्व का उसका भी भी दायित्व है। दायित्व है। हम जैसे साइंटिस्ट का भी दायित्व है। तो हुँ, हम क जब साइंटिस्ट बात करते तो या अधिकारी बात करते बोलते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की चीज़ है। हुँ, कम्युनिटी जब बात करती है तो बोलती है अधिकारी की चीज़ है। जी। ऐसे नहीं है, हम सब लेकिन मिलकर मार्गदर्शन के करने की ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं हम सब पदाधिकारियों की मिलकर के है, जब लेकिन साथ में जी, काम करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी ये सक्षम तब हो ये पाएगा, सक्षम तभी हो हम पाएगा। रिज़ल्ट्स लेकर आ पाएँगे। So, thank you, sir. Thank you for joining थैंक us यू, on this podcast थैंक episode. And with this, thank you and have a good day. Like and subscribe this channel और भाई share करो and best of luck.